हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी कॉम्पटन इफेक्ट की, और उससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो वहाँ से हमने ये डिस्कस किया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। यानी इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट में पार्टिकल नेचर होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन आदि की व्याख्या करने के लिए लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर होनी चाहिए। यानी कंक्लूजन ये निकला कि लाइट के सारे फिनोमिना को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उसके लिए लाइट की पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एग्जिबिट करनी चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है कि लाइट या कह दो रेडिएशन, विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत मतलब उसमें पार्टिकल नेचर भी होती है और कौन सी होती है, उसमें वेव नेचर भी होती है। ठीक है। अब विकिरण की द्वैत प्रकृति से प्रेरित होकर डे ब्रोगली ने ये बताया कि जिस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है उसी प्रकार द्रव्य मैटर की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। यानी डे ब्रोगली ने ये कहा कि अगर कोई द्रव्य कण गतिमान होगा तो गतिमान द्रव्य कण के साथ तरंग भी संबद्ध होगी। या ऐसे कहा जाए कि द्रव्य जो है उनकी प्रकृति भी विकिरण की भांति द्वैत प्रकृति होती है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं डे ब्रोगली हाइपोथेसिस। दे ब्रोगली की परिकल्पना। दे ब्रोगली ने सन 1923-24 में अपनी हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विकिरण की भांति द्रव्य की भी कैसी प्रकृति होनी चाहिए, द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। अब इसके लिए दे ब्रोगली ने ये कहा कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण स्मॉल v वेग से, या ऐसे कह दूं कोई कण स्मॉल p संवेग से गतिमान है तो उससे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य लेम्डा को लिखा जाएगा h/p। इस लेम्डा को कहा जाता है दे ब्रोगली वेवलेंथ, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है दे ब्रोगली इक्वेशन, देखो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में वेवलेंथ लेम्डा वेव की होती है, राइट हैंड साइड में हमने लिखा है कि पार्टिकल का मोमेंटम। तो ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, ये वेव नेचर शो कर रहा है। कुल मिला के ये जो इक्वेशन है वो मैटर यानी द्रव्य की द्वैत प्रकृति को शो करती है। ठीक है। अब इस दे ब्रोगली का जो समीकरण है, इक्वेशन है, उसके अलग अलग अगर हम रूप कंसिडर करें, अलग अलग फॉर्म इसके डिफाइन करें। फर्स्ट, जैसे यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण स्मॉल v वेग, v ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, यानी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कंसिडर नहीं हो, वेग से गतिमान हो तो उसका संवेग क्या लिखा जाएगा, p = mv। और गतिज ऊर्जा E = क्या लिखा जाएगा, 1/2 mv²। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं, m से ऊपर इनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा mv² mv क्या है, संवेग, यानी क्या हो गया ये p²/2m। यानी यहाँ से आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा p² = 2me, यानी p हो जाएगा √2me। देन
तो इक्वेशन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई। एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ई हमने कंसिडर की है उसकी काइनेटिक एनर्जी। सेकंड, दूसरा इसका फॉर्म हम चेक करें। यदि स्मॉल क्यू आवेश का कोई कण कैपिटल वी विभवांतर से त्वरित हो, कैपिटल वी विभवांतर से त्वरित हो, तो उसकी जो ऊर्जा वो क्या लिखी जाएगी, Q इंटू वी। ये वैल्यू वहाँ पुट करूँ, दैट इम्प्लाइज ऐसे के लिए लेमडा क्या लिखा जाएगा, H अपॉन अंडर रूट 2m/QV। तो ये फॉर्मूला उस केस के लिए है जब चार्ज स्मॉल q मास m का पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसका लेमडा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका कोई एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, चार्ज E, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा आएगा 12.260/√V एंगस्ट्रॉम। V यहाँ लिया जाएगा इन वोल्ट, वोल्ट में लिया जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, उसको V पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक्सेलरेट किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ आप किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए मास और चार्ज की वैल्यू पुट करके लेमडा की वैल्यू लिख सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड केस इसका कंसिडर करते हैं। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण स्मॉल v वेग, लेकिन इस बार v कंपेरेबल टू c मान रहा हूं, से गतिमान हो, तो वी सी के कंपेरेबल है, इसका मतलब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कंसिडर होगा। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कंसिडर होगा तो टोटल एनर्जी लिखी जाएगी E = T²C² प्लस m0² C4। रेस्ट मास एनर्जी P²C² प्लस ये रेस्ट मास एनर्जी। तो इस केस में एनर्जी की वैल्यू आप पुट करोगे तो E की वैल्यू यहाँ ये पुट कर दोगे, तो ये जो फॉर्मूला मॉडिफाई होगा किस केस के लिए हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक केस के। इस प्रकार हम अलग अलग सिस्टम्स के कारण डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो डेविसन जर्मर ने किया था। डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैटर पार्टिकल उन्होंने कंसिडर किया था इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को शो किया था। तो इलेक्ट्रॉन खुद पार्टिकल है, उसकी वेव नेचर को शो किया था, यानी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है, यानी उसकी भी कैसी नेचर होती है, यानी वो ड्यूल नेचर को शो करता है। तो हम बात कर रहे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर ने सन 1927 में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा संक्षेप में हम पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसा था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन थी, यहाँ निकल क्रिस्टल और एक संसूचक जो वृत्ताकार पैमाने पर लगा हुआ था, संसूचक डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन गन है। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके निकल क्रिस्टल पर आपतित करवाया जाएगा। आपतित
इलेक्ट्रॉन पुंज। यहाँ आपतित होने के बाद इलेक्ट्रॉन पुंज जिससे प्रकीर्णित होंगे, मान लिया ये किसी एंगल फाई पे प्रकीर्णित हो रहे हैं, फाई को कहा जाएगा प्रकीर्णन कोण, स्कैटरिंग एंगल। अब अलग अलग एंगल पे प्रकीर्णित होकर जाने वाले इन इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए इस वृत्ताकार पैमाने पर संसूचक को रोटेट करवा लेते हैं और जिस डायरेक्शन में अपने को जिस एंगल पे कैलकुलेट करनी है उसी की सिद्ध में ले जाएंगे, तो वहाँ से क्या कैलकुलेट होगा, उस डायरेक्शन में प्रकीर्णित होकर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान डेविसन और जर्मर ने प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता व प्रकीर्णन कोण के मध्य ध्रुवीय ग्राफ खींचे। ध्रुवीय ग्राफ कुछ इस टाइप के मिले अलग अलग वोल्टेज पे। अलग अलग वोल्टेज के, जैसे 40 वोल्ट पे लिया एक, 44 वोल्ट पे ले लिया, 48 पे, 54 पे, 60 वोल्ट पे। तो ध्रुवीय ग्राफ कुछ इस टाइप के मिले। अलग अलग ग्राफों के बारे में जब इनका कंपैरिजन किया गया तो देखा कि जब 54 वोल्ट पे जो ग्राफ मिल रहा है वो बाकी के बजाय ज़्यादा स्पष्ट था 54 वोल्ट पे, और जब यहाँ प्रकीर्णन कोण फाई कितना था 50 डिग्री के केस ग्राफ बाकी ग्राफों के बजाय ज़्यादा स्पष्ट था। तो आगे की कैलकुलेशन के लिए इसी को यूज़ किया गया कि वोल्टेज जो कंसिडर किया गया वो 54 वोल्ट और स्कैटरिंग एंगल कंसिडर किया गया 50 डिग्री। अब डेविसन जर्मर के जो रिजल्ट मिले थे एक्सपेरिमेंट से, उनको एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को कंसिडर करें तो ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ आपतित हो रही है उस इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंगदैर्ध्य निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य की दूरी की कोटि की होती है। निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम, और जो निश्चित वोल्टेज से विभवांतर से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन किरणपुंज आपतित हो रही है उसकी तरंगदैर्ध्य भी इसी की कोटि की होती है। इसका मतलब वहाँ विवर्तन की शर्त का पालन होगा, और विवर्तन जहाँ होगा वहाँ कुछ मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। तो ये जो ग्राफ में जो पीक बन रहे थे वो मैक्सिमा और मिनिमाज को प्रदर्शित करते हैं। इट मीन्स यहाँ विवर्तन की शर्त अगर फॉलो हो रही है तो ब्रेग के विवर्तन सूत्र से, ब्रेग का विवर्तन सूत्र अप्लाई होगा, वो था 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। लेमडा हो गई तरंगदैर्ध्य, एन हो गया विवर्तन की कोटि, डी हो गया तलों के मध्य की दूरी, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, और थीटा है ब्रेग कोण। ठीक है, परमाणुओं के मध्य की दूरी पता है, वहाँ से आपको प्रकीर्णन कोण पता है, तो ब्रेग कोण अप्लाई करके जब डी की वैल्यू कैलकुलेट की गई तलों के मध्य की दूरी तो वो आई 0.91 एंगस्ट्रॉम, और थीटा ब्रेग कोण आया 65 डिग्री। इस कैलकुलेशन में विवर्तन की कोटि को 1 कंसिडर करके जब लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट की गई, डी की वैल्यू पुट कर दोगे थीटा 65, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए n 1 हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वो वैल्यू आई 1.65 एंगस्ट्रॉम। यानी ब्रेग की विवर्तन शर्त के अकॉर्डिंग इसकी तरंगदैर्ध्य आई 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब कैलकुलेशन दे ब्रोगली के समीकरण के आधार पर की गई, तो दे ब्रोगली के फॉर्मूले से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य
का फॉर्मूला था 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। V की वैल्यू कितना वोल्टेज कंसिडर किया हमने 54 वोल्ट, तो यहाँ से लेमडा ई कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम। वो वैल्यू आ रही थी 1.65। दोनों वैल्यूज़ कंपेरेबल हैं, यानी दोनों रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने दिया था उससे जो रिजल्ट आ रहा है ब्रेक के विवर्तन वाले से आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। और हमें पता है कि जो विवर्तन है वो एक तरंगों का गुण है, और विवर्तन का फॉर्मूला से जो वैल्यू आ रही है और दे ब्रोगली वाले से दोनों इक्विवेलेंट आ रही है, यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ विवर्तन की शर्त संतुष्ट हो रही है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो विवर्तन की शर्त का पालन कर रहा है। अब विवर्तन की शर्त का पालन कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग भी एसोसिएट है, या ऐसा कह सकते हैं कि गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग एसोसिएट है, यानी उसकी प्रकृति भी कैसी होती है, द्वैत प्रकृति। तो इस प्रकार डेविसन जर्मर के प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन, यानी इलेक्ट्रॉन खुद कण है और ये सत्यापित किया गया कि अगर वो गतिमान है तो उसके साथ तरंग भी एसोसिएट होती है, अर्थात उसकी प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार दे ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस थी उसका प्रायोगिक सत्यापन डेविसन और जर्मर ने किया। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।